हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉल लर्निंग स्टार्स पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन। तो दोस्तों आज हम लोग फ्रिक्शन से एंगल ऑफ रिपोज एंड उसके साथ साथ कोन ऑफ फ्रिक्शन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के क्लास में ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी क्लासेस हो चुके हैं एंड फ्रिक्शन के जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है दोस्तों इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे कंसेप्ट ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत होने वाले हैं। इसीलिए अभी टाइम है आपके पास, तो आप सारे कंसेप्ट को वन बाय वन क्लियर करते करते चलिए ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एंड अब तक जितने भी क्लासेस हो चुके हैं दोस्तों, मैंने सारे कंसेप्ट आपको बारीकी से समझाए हैं। क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से देखिए, 1 2 3 4 करके एकदम सीरियली देखिएगा, कोई भी क्लास स्किप मत करिए। ओके, एंड टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं, तो आप वो क्लासेस डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो क्लासेस देखने के लिए आपको जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करते ही आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, एंड उस प्लेलिस्ट में आपको अब तक जितने भी क्लासेस हो चुके हैं एंड जितने भी क्लासेस आगे होने वाले हैं, सभी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल सीरियली मिलेगा, आप बिल्कुल सीरियली देखते जाइएगा। ठीक है, चलो तो आज हम लोग आज का टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है इसको समझते हैं, इसका कंसेप्ट। देखो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक ऐसा सरफेस, ठीक है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसके ऊपर अगर हम लोग ऐसे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ओके, तो ये बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है एक्सटर्नली। हम लोग इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाए हैं, तो ये बिल्कुल आपका रेस्ट कंडीशन पे रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे दो फोर्स तो एक्ट होगा ऑलवेज। एक तो आपका इसका खुद का वेट, जो कि ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगता है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। एंड उसी के साथ साथ क्या है कि ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे देगा इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वो आपका ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो देखो ये ऑब्जेक्ट अपना वेट जो है वो सरफेस को दे रहा है, सरफेस एक आपका नॉर्मल रिएक्शन देगा। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग ये कह सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम क्या है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, एंड ये जो लाइन है ये बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये होगा। अभी इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग अगर इसमें फोर्स लगाएंगे, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इसमें कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एंड इससे क्या होगा कि ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो उसी वजह से इस कॉन्टैक्ट सरफेस में एक रेजिस्टेंस फोर्स आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का काम क्या है, ये इस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को कम करना चाहेगा, इसको रेजिस्ट करना चाहेगा, रोकना चाहेगा। ओके, ये इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, एंड ये फोर्स जो है इसको यहाँ पे पकड़ रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग कह सकते हैं ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इक्वल टू ये होगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। दोनों अगर इक्वल होंगे तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट उस तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग कह सकते हैं द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल होगा, एंड ये दोनों फोर्स इक्वल होगा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, इतना हम लोगों ने देखा है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे क्या, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल ना होकर इंक्लाइंड होता तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या सिचुएशन होता, क्या होता वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग आज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं लेंगे, ठीक है, आज हम लोग लेंगे क्या, इंक्लाइंड सरफेस। तो चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंड इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल है। एंड यहाँ पे एक सरफेस है जिसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से रखा है। ये सरफेस क्या है, इंक्लाइंड सरफेस। देखिए ये टेढ़ा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये टेढ़ा होकर रखा है। ठीक है, इसमें एक ढलाव है, खराब है। ओके, ठीक है, मतलब एक ढलाव है, इंक्लाइनेशन है। ओके, तो अगर इस
सरफेस में हम लोग कोई बॉडी रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इसमें क्या यही वाला सिचुएशन आएगा, यही वाला सिचुएशन आएगा? जी नहीं, क्योंकि इसमें वेट देखो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एंड हम लोग जानते हैं वेट जो है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड लगेगा। ओके, तो सिचुएशन कुछ यहाँ पे बदल गया है, ठीक है, इस इंक्लाइन सरफेस की वजह से सिचुएशन जो है बदल गया है। अब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन देखो, नॉर्मल रिएक्शन बोले तो क्या, सरफेस के साथ ऑलवेज वो क्या करता है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली रिएक्शन देता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे वेट नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, एंड सरफेस जो है रिएक्शन किस तरफ देगा, बिल्कुल नॉर्मली देगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक एंगल का यहाँ पे इंटरफेयर हो गया है, यहाँ पे एक एंगल आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाने के लिए फोर्स का क्या करेंगे, रेजोल्यूशन करेंगे, ठीक है। फोर्स को हम लोग कंपोनेंट पे डिवाइड कर देंगे, किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे इसके साथ इसका लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, बिल्कुल ये वाला एंगल बनाएगा, जहाँ पे ये एंगल, चलो इसको हम लोग थीटा नहीं लेंगे, इसको हम लोग अल्फ़ा लेते हैं, बिकॉज थीटा हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं फ्रिक्शन पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे हम लोग ने थीटा माना था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अल्फ़ा लेंगे या फिर बीटा लेंगे और दूसरा एंगल लेंगे। तो ये है एंगल, ये है एंगल अल्फ़ा, तो ये भी एंगल भी अल्फ़ा होगा। ओके, एंड ये जो आपका कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट ये क्या होगा, डब्लू कॉस, सॉरी थीटा नहीं, ये फिर से अल्फ़ा होगा यहाँ पे, डब्लू कॉस अल्फ़ा। ओके, एंड एक और म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज ये साइन अल्फ़ा, ठीक है। ओके, साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे वेट के जो ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाने की कोशिश करेगा। ओके, क्योंकि देखो ये वाला फोर्स किस तरफ लग रहा है, इसको इस तरफ लग रहा है, एंड ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो रिएक्शन भी इस तरफ लग रहा है ना। ये दोनों अपने आप को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ये दोनों अपने आप को रोक देगा, ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये वाला तो अभी इस तरफ लग रहा है ना, तो ये वाला इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि सरफेस यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे है, तो यहाँ पे एक दूसरा फोर्स डेवलप होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, एंड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ पे तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, इस पार्ट में, इस पार्ट में, तो इसको अभी हटा देंगे। ओके, अभी बात करेंगे सिर्फ ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स। तो हम लोग कह सकते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये जो n है ये आपका w cos अल्फ़ा होगा, एंड f क्या होगा, w sin अल्फ़ा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अब यहाँ पे ये आएगा, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका इंक्लाइन सरफेस आ गया है। एंड यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, दैट इज़ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, अभी एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि इस एंगल का मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, जिस वैल्यू तक क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा। ओके, अगर उस वैल्यू से अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा इंक्लाइन कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से स्लाइड करने लगेगा, ठीक है, स्लाइड करने लगेगा। चलो इसी एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये मेरा स्केल है, ठीक है, एंड ये आपका पिन का बॉक्स है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे ये इसको पहले तो हॉरिजॉन्टली रखता हूँ, बिल्कुल इस कंडीशन पे रख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे ऐसे रख दूँगा इसको, तो यहाँ पे ये कौन सा सिचुएशन आ गया दोस्तों, ये सिचुएशन आ गया, एंड यहाँ पे धीरे से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन फोर्स से ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन आ गया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि इसको हॉरिजॉन्टल ना रख के इसको ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो हॉरिजॉन्टल रखा, अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। एंड धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते रहेंगे। एंड एक टाइम पे क्या हुआ कि वो नीचे स्लाइड करा,
ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने कोई लगाए हैं क्या? नहीं लगाए, सिर्फ एंगल को हम लोगों ने बढ़ाए हैं। तो मैक्सिमम जितना ये एंगल हो सकता है जिससे कि ये आपका स्टेबल कंडीशन पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। उसके अगर थोड़ा सा भी ऊपर हम लोग जाते हैं, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर हम लोग एंगल को करते हैं तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है अपने वेट की वजह से नीचे स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया? एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया एंगल ऑफ रिपोज? ठीक है। अभी फटाफट से उसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज मैंने कंसेप्ट तो समझा दिए हैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम जिस वैल्यू तक हम लोग सरफेस को इंक्लाइन रख सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहे। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से, ठीक है, अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड होगा। ओके, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन की जगह पे आप सरफेस भी लिख सकते हैं, सरफेस, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन और सरफेस where the body is about to where the body is about to slide, where the body बोले तो ऑब्जेक्ट is about to slide, ठीक है, about to slide due to the slide down the inclined plane, ठीक है, slide down the inclined plane mainly by its weight, mainly due to और by its weight, ठीक है, is weight without any external, without external force, without any external force acting on it, is called angle of repose, ठीक है। जो बात मैंने आप लोगों को समझाए हैं वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। The angle of inclined plane surface where the body is about to slide down the inclined plane mainly due to its weight without any external force acting on it is called angle of repose। मतलब ये वो एंगल है जिससे कि बॉडी जो है अबाउट टू स्लाइड, मतलब स्लाइड करने की तदार पे होता है। स्लाइड नहीं करेगा लेकिन स्लाइड करने की तदार पे होता है उस एंगल पे, ठीक है। उससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे तो वो स्लाइड हो जाएगा, मतलब स्लाइड होने की एकदम तदार पे है वो। थोड़ा सा भी उसको सिग्नल मिल जाएगा तो वो स्लाइड होगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है where the body is about to slide, about to slide का वही मतलब है वो स्लाइड होने की तदार पे है। ओके, स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन मेनली ड्यू टू इट्स वेट, तो मेनली किसकी वजह से? वेट की वजह से वो स्लाइडिंग होने की तदार पे रहता है। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। विदाउट मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के बिना ही अपने वेट की वजह से वो स्लाइड होने की तदार पे रहता है। उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ में आया एंगल ऑफ रिपोज क्या है? ठीक है, तो फटाफट से इस डिफिनेशन को आप लिख लीजिए। अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अलग किताब है, ठीक है, अलग किताब है, वहाँ पे अगर आपको इजी डेफिनेशन मिल गया है तो वहाँ पे वही भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हैं लेकिन मतलब जो है वो सही रहना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है वो समझ में आना चाहिए, सही रहना चाहिए। आप ऐसा मत करिए कि कोई एक यहाँ से देखिए, अब आप यहाँ से अगर वेट को हटा देते हैं, ठीक है, तो इसका जो मतलब है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो मतलब को सही रख के, मीनिंग को सही रख के आप डेफिनेशन को अलग थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको किताबी लैंग्वेज ही लिखना है, इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है, मतलब ही समझ में आना चाहिए। ओके, डेफिनेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे ताकि सारे जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसमें डाल दिए हैं एंड मतलब भी सही है, तभी जाके उस डेफिनेशन को हम लोग कह सकते हैं वो सही डेफिनेशन है एंड उसमें डेफिनेटली मार्क दिया जाएगा, ठीक है।
टीचर भी वही चाहता है, किताबी लैंग्वेज को मत रटो, कंसेप्ट को समझो यार। मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंसेप्ट ज़्यादा समझना है, ठीक है, रटना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। फॉर्मूला जो है वो अपने आप डेराइव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला को हम लोग अभी डेराइव करके दिखाएंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आया। चलो अब आप लोगों ने ये लिख लिया है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, ठीक है। फ्री में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, ठीक है, लोगों को बोरिंग लगने लगता है। ओके, मैं सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज बांटूंगा, एक्सटर्नल सोशल नॉलेज में उतना नहीं बांटूंगा। ओके, चलो तो देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अब क्या आ गया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोगों ने देखे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके साथ इक्वल है, W cos अल्फ़ा, एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके साथ इक्वल है, वो W sin अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आफ्टर डिवाइडिंग इक्वेशन 1, अच्छा इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, F/n आएगा, इधर क्या होगा W sin अल्फ़ा बाई W cos अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, W कट जाएगा तो रहेगा हमारे पास साइन बाई कॉस बोले तो tan अल्फ़ा। ओके, एंड इधर F/n क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होता है, ये होता है आपका म्यू, ठीक है, दिस इज म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड ये क्या हो गया, अल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज। सो वी कैन से that tangent of angle of repose is the coefficient of friction, ठीक है। अगर हम लोग एंगल ऑफ रिपोज का टेंजेंट को लेंगे, मतलब tan अल्फा लेंगे, तो वो क्या है, वो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया है। एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही करा था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने क्या डिराइव किए हैं, tan अल्फा, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वही है एंगल ऑफ रिपोज, दोनों का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हम लोगों ने उसको दो अलग कंसेप्ट से उसको समझा है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज को हम लोगों ने अलग कंसेप्ट के लिए यहाँ पे लिया है, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोगों ने अलग कंसेप्ट से उसको सीखा था। ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के बीच में रिलेशन दोनों ही इक्वल है। एंड ये एक तीसरा इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। बस ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, अगर ये तीनों के बीच में अगर आपको रिलेशन पूछा जाए, देन डेफिनेटली यू हैव टू राइट दिस वन। ओके, आपका म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये होगा सही जवाब उसके लिए। चलो इतना तो समझ लिए है ना, एंगल ऑफ रिपोज में कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों का समझ में आ गया है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिया है, एक मैक्सिमम एंगल, हाँ ठीक है, एक मैक्सिमम एंगल, उसके ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप अपने वजन के लिए स्लाइड हो जाएगा विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के बिना ही वो अपने वजन के लिए वो नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। चलो तो इतना तो हो गया एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे
क्या, अभी हम लोग बात करेंगे कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। कोन ऑफ फ्रिक्शन, दोस्तों क्लासेस का लेंथ मैं इसीलिए छोटा कर रहा हूँ क्योंकि जो लंबा क्लासेस होते हैं उसको देखने से, उसको देखते देखते आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तब जाके आप बहुत ही आधे अधूरे उसको छोड़ देते हैं, क्लासेस को बीच में ही छोड़ देते हैं। मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो मेरे क्लासेस को देखते हैं वो आधा ही क्लास देखते हैं, ठीक है, उसके आगे नहीं जाता है क्योंकि क्लासेस का लेंथ ज़्यादा है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस जो है वो 30 मिनट्स के अंदर रखूँ ताकि आप लोग 30 मिनट्स आप इजीली देख पाए, ठीक है, बोरिंग भी ना लगे, एंड मैं जितने भी कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ तो आप वो भी सीख जाए। ओके, ज़्यादा लंबा करने से क्या होता है, आधा क्लास तक जितना भी तो मैंने कंसेप्ट समझाया वो तो आप समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने जो समझाया है वो आप लोग छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज है, ठीक है, वो आधा अधूरा रह जाता है, एंड आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। ओके, ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, आधा अधूरा जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास नॉलेज है, मैं कंसेप्ट को समझता हूँ, लेकिन आपके पास तो आधा ही कंसेप्ट है, आप तो पूरा कंसेप्ट समझ नहीं पाएंगे। आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपका रिजल्ट जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों की वजह से क्लासेस जो है थोड़ा सा छोटा करूँगा। ओके, चाहे 2 या 3 क्लासेस एक्स्ट्रा लगे मैं दे दूँगा उसको, लेकिन क्लासेस को छोटा करूँगा। ओके, चलो, तो अभी हम लोग बात करेंगे कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोन ऑफ फ्रिक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिर से। ये हमारा सरफेस, ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, एंड उसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा। ओके, वेट नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे P, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। वेट लग रहा है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, इधर हम लोगों ने फोर्स लगाए तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ है। अभी क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, जैसे कि हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे निकाला था, ये हो गया रिजल्टेंट, दैट इज R। ओके, ठीक है ना, एंड ये जो एंगल है इसको हम लोग कहते थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसी एंगल को हम लोग कहते थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, याद होगा शायद आप लोगों को। ओके, अब क्या करते हैं, अभी हम लोग ये नॉर्मल रिएक्शन का जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसको हम लोग एक्सिस मान के, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस मान के इस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग चारों ओर ऐसे घुमाएंगे, चारों ओर ऐसे घुमाएंगे इसके अलोंग, ठीक है, इसके अराउंड हम लोग ऐसे घुमाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है। इसको हम लोग अगर इसको एक्सिस मानते हुए अगर हम लोग इसको चारों ओर घुमाएंगे तो कुछ इस तरह सा फिगर देखने को मिलेगा, इधर ऐसा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोन की जैसा ये फॉर्म हुआ है। ओके, कोन की तरह ये फॉर्म हुआ है। ओके, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, रेड को लेता हूँ, रेड इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, रेड क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, एंड ये है आपका ये वाला रिजल्टेंट, इसको ब्लू वाला लेता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं इसको लेता हूँ, ये दोनों ऐसा ही है, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे चारों ओर मैं ऐसे घुमाऊँगा इसको, ठीक है, तो क्या एक फॉर्म होगा, एक ठोंगा की तरह होगा ना, एक फनल की तरह होगा, तो ये होगा कोन। ओके, दिस इज़ द कोन, एंड इसी कोन को हम लोग क्या कहते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का कोन है, ठीक है। इसी को अब हमें वर्ड पे लिखना है, समझ गए हैं चीज़ें, कोन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन को एक्सिस मान के अगर हम लोग रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन को इसके चारों ओर घुमाएंगे तो एक कोन डेवलप होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। इसका अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे डेफिनेशन, द कोन हैविंग द नॉर्मल रिएक्शन एन एज इट एक्सिस। चलो इसका मैं डेफिनेशन नोट पे लिख के रखा हूँ तो उसी को लिखा देता हूँ, द cone having the normal reaction, the cone having the normal reaction, ठीक है, as its axis
एट इट्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन और द कोन हैविंग द नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा ये मैंने गलत लिखा था, एज हो गया, ठीक है, रिएक्शन एज इट्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एज इट्स सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एज इट्स सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल and the point of intersection of and the point of intersection, पहले तो आप लिखिए, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं इसको समझा देता हूँ। ओके, मैंने क्या क्या लिखा है इसको समझा देता हूँ, पहले आपका काम है लिखना। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ, ठीक है, तो किसका इंटरसेक्शन, ठीक है, किसका इंटरसेक्शन, देखो, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, normal reaction and friction, okay, as its vertex, okay, as its vertex is called cone of friction, देखिए, ठीक है, मैंने क्या लिखा अभी। ओके, थोड़ा सा डिफिनेशन जो है याद नहीं था मुझे, इसलिए मैं नोट से थोड़ा सा लिखा। ओके, तो क्या कहा गया है, द कोन हैविंग द नॉर्मल रिएक्शन एज इट्स एक्सिस, ठीक है, देखो ये जो कोन है इसका एक्सिस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन को एज ए एक्सिस माना गया है, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कौन है, ये एंगल, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोगों ने क्या माना है, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोगों ने क्या लिए हैं, एज ए वर्टेक्स लिए हैं कोन का, ठीक है, इसी कोन को हम लोग क्या कहते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आया, ये वह कोन है जिसका एक्सिस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड वर्टेक्स कौन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ओके, तो इस कोन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। चलो, तो कोन ऑफ फ्रिक्शन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी इसका डेफिनेशन आप याद रखिएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था, डेफिनेशन आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा शायद, लेकिन अगर आपके पास कोई किताब है वहाँ पे आपको अच्छा डेफिनेशन मिल रहा है, सिंपल डेफिनेशन, देन डेफिनेटली गो विथ दैट। ओके, डेफिनेटली आप वो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मीनिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस डेफिनेशन के सारे मैंने जो समझाए हैं, ठीक है, वही चीज़ वहाँ पे भी आपको समझाना है कि आपका कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ओके, इसको समझाना है, अगर आप समझाने में सफल हो गए तो आपका वही डेफिनेशन करेक्ट होगा। ओके, चलो, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन लेवल प्लेन, ठीक है। तो लेवल प्लेन पे, ओके, लेवल प्लेन पे क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ओके, उसका हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखेंगे। अगर उसमें फोर्स लगता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, हम लोग उसको खींच रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, इंक्लाइंडली उसको खींच रहे हैं, इंक्लाइंडली उसको धक्का दे रहे हैं, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके कुछ इक्वेशंस निकलेगा वहाँ पे, वो सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आगे जाके हम लोग वही सब चीज़ों को यूज़ करके क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं, दो तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, किसी बार आपको एक ही
एक ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन 2 पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है। 2 प्रॉब्लम फ्रिक्शन से डेफिनेटली पूछा जाता है, एंड एक आपका थियोरेटिकल प्रॉब्लम जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसके बीच में रिलेशन क्या है। ये होगा थियोरेटिकल प्रॉब्लम। एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है कि आपको फॉर्मूला यूज़ करते हुए वैल्यू निकालना है। ओके, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे तो मैंने बोल दिया है। ओके, चलो अपना ख्याल रखना एंड स्टडी बराबर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।